गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट टॉपिक हमने कहां तक पहुंचे थे? हरियाणा में शेरशाह सूरी कंप्लीट हो गया था। शेरशाह सूरी का इतिहास पढ़ा था। ठीक है, मेन हरियाणा जी के शेरशाह सूरी से क्या क्वेश्चन पूछती है वो डिस्कस कर लेते हैं। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता था? फरीद होता था। हरियाणा जी के मानता है उनका जन्म हरियाणा में कहां पर हुआ था? नारनौल महेंद्रगढ़ में हुआ था। शेरशाह सूरी के दादा का नाम क्या था? इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहां पर है? नारनौल महेंद्रगढ़ में है। शेरशाह सूरी ने हरियाणा में किसका निर्माण कराया? कोस मीनारों का निर्माण कराया। हरियाणा में कितनी कोस मीनारें हैं? 88 कोस मीनारें रहेगी। ठीक है, जिनका निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का क्या करवाया था? निर्माण करवाया, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता था, जो कलकत्ता से पेशावर तक जाता था। जो हमारा NH1 और NH2 है, उसका पुराना नाम क्या था? शेरशाह सूरी मार्ग। नया नाम क्या है? NH44। NH44 का भी पुराना नाम पूछे तो शेरशाह सूरी मार्ग रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है, शेरशाह सूरी के दरबार में ना 2 इतिहासकार रहते थे, वो और लिख लो बस, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, एक शेरशाह सूरी के दरबार में रहता था अब्बास खान शेरवानी। अब्बास खान शेरवानी, इसने एक रचना लिखी है तारीख ए शेरशाही। कौन सी रचना लिखी है? तारीख ए शेरशाही। ठीक है, किसने लिखी है बेटा? अब्बास खान शेरवानी ने लिखी है। एक इसके दरबार में रहता था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन रहता था बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इसने 3 रचना लिखी थी। एक पद्मावत, एक रचना थी अखरावत, एक आखिरी कलाम। आखिरी कलाम। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन लिख लेना। अगर पूछे सूरवंश की जानकारी हमें और कहां पर मिलती है, तो सूरवंश की जानकारी एक अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक है तारीख ए शेरशाही से मिलती है। सूरवंश की जानकारी हमें अब्बास खान शेरवानी की पुस्तक है तारीख ए शेरशाही से मिलती है। और एक मलिक मोहम्मद जायसी भी किसके समकालीन थे? शेरशाह सूरी के। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी बेटा? पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम किसकी रचना होती थी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होती थी। किसकी रचना होती थी बेटा? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना होती थी। याद रह जाएगा ना? ठीक है, अब हेडिंग डाल लो बेटा, हम धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। ठीक है, जो 1707 तक के मुगल हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, कब तक के मुगल पढ़ लिए थे? 1707 के। उनके बाद उत्तर मुगल काल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन एक युद्ध से क्वेश्चन आता है, वो है करनाल का युद्ध। हेडिंग डाल लो, करनाल का युद्ध। कौन सा युद्ध पढ़ेंगे बेटा? करनाल का युद्ध। ये 1739 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ था। तराइन के 3 युद्ध पड़े थे बेटा, वो भी करनाल के ही हैं। तराइन का पहला 1191 में कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। दूसरा कब हुआ? 1192 में कौन जीता? मोहम्मद गोरी। तीसरा कब हुआ? 1215-16 में कौन जीता? इल्तुतमिश। तो तराइन के ऑलरेडी कितने युद्ध हो चुके थे? 3। तो ये इसे तराइन का चौथा युद्ध भी हमें, तराइन का नहीं बोल सकते क्योंकि तराइन है कहां पर? करनाल। तो करनाल में ये कौन सा युद्ध हो रहा है? चौथा युद्ध हो रहा है। नाम क्या था? करनाल का युद्ध। कब हुआ? 1739 में। ये युद्ध हुआ बेटा नादिर शाह के बीच में। नादिर शाह, ठीक है, ये ईरान से आया था। कहां से आया था? ईरान से। इसको खबर मिली कि भारत में कौन सा हीरा है? कोहिनूर का हीरा है। इसे खबर मिली थी भारत में कौन सा हीरा है बेटा?
कोहिनूर का हीरा है। और कोहिनूर का हीरा है ना, जिस सिंहासन में जड़ा हुआ है ना, उसे सिंहासन को क्या कहते हैं हमें? मयूर सिंहासन, ना ये तो तखत ए ताउस। मैंने आपको बताया था ना, जब मैं शाहजहां करवा रहा था, शाहजहां ने किस सिंहासन का निर्माण करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किससे करवाया था बेटा? वेरी गुड, बेबादल खां से। किससे निर्माण करवाया था? बेबादल खां से निर्माण करवाया था। किस सिंहासन का निर्माण करवाया था? मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया। मैंने आपको बताया था एक मीर जुमला नामक व्यक्ति ने शाहजहां को कौन सा हीरा गिफ्ट किया था? कोहिनूर का। उसने किस सिंहासन में लगवा दिया था? मयूर सिंहासन में लगवा दिया था। ठीक है, तो मयूर सिंहासन है ना, इसी को क्या कहा जाता है बेटा? तखत ए ताउस। तो ईरान से कौन कोहिनूर का हीरा लेने आया था? नादिर शाह लेने आया। नादिर शाह को कहां का नेपोलियन कहते हैं? इसे ईरान का, ये पेपर में आ चुका है बेटा, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह को कहां का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? नादिर शाह को कहते हैं। ये भारत से कौन सा हीरा लेने आया था बेटा? कोहिनूर का हीरा लेने आया। और जिस टाइम ये 1739 में भारत आया ना, उस टाइम एक मुगल बादशाह होता था बेटा, मुगल बादशाह जिसका नाम होता था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन होता था बेटा? मोहम्मद शाह रंगीला होता था। लिख लो, इस टाइम भारत में, और इसका शासनकाल मोहम्मद शाह रंगीला का 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक था। ये भी आ सकता है मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1719 से लेकर 1748 तक। लिख लो, मोहम्मद शाह रंगीला का भारत में शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से लेकर 1748 तक। लिख लो, मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल कब से कब तक था? 1719 से लेकर 1748 तक। किसका शासनकाल था? और इस टाइम किसने आक्रमण किया था? नादिर शाह। नादिर शाह को कहां का नेपोलियन कहते हैं? ईरान का नेपोलियन कहते हैं। कौन सा हीरा लेने आया? बेटा कोहिनूर का हीरा है ना, आप पढ़ोगे एक जगह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब ये जगह चली गई है, आंध्र प्रदेश से अलग हो गया क्या? तेलंगाना। तेलंगाना में एक खान है बेटा, गोलकुंडा खान। तो कोहिनूर का हीरा है ना, किस खान से निकाला गया था? गोलकुंडा खान से निकाला गया था। कोहिनूर का हीरा किस खान से निकला था? गोलकुंडा खान से। कौन सा हीरा निकाला गया था? कोहिनूर का हीरा निकाला गया। ये हीरा है ना, इसमें कोई खास बात नहीं है बेटा। इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इस हीरे के अंदर जब एक आप रोशनी गुजारोगे ना, वो 7 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ना बहुत ट्राई किया है, बहुत से हीरे उठाए हैं, उनको काटने की ट्राई की है, लेकिन किसी भी हीरे से रोशनी 7 भागों में डिवाइड नहीं हुई। कोहिनूर के हीरे की एक ही विशेषता है कि इसके अंदर से आप कोई रोशनी गुजारोगे तो कितने हिस्से में बन जाएगी? वो 7 हिस्से में बन जाएगी। आज वर्तमान में कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड में है। कहां पर है बेटा? जिसे आप ब्रिटेन के नाम से जानते हो। इसका कुछ हिस्सा तो जो है ना, वहां की रानी बनती है महारानी विक्टोरिया, उसके ना ताज में है, और कुछ हिस्सा इसका ब्रिटिश म्यूजियम में है। यानी अलग अलग हिस्सों में कोहिनूर को तोड़ दिया गया है। ठीक है, और आज भी भारत कहता है कि हमें कोहिनूर का हीरा वापिस चाहिए, क्योंकि एक पंजाब का राजा होता था जिसका नाम था महाराजा दलीप सिंह। क्या नाम होता था? महाराजा दलीप सिंह। जब अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार किया ना, तो महाराजा दलीप सिंह ने ना महारानी विक्टोरिया को वो क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। और बेटा गिफ्ट की हुई चीज पर हमारा अधिकार नहीं होता। अगर मैं आपको कोई चीज गिफ्ट देता हूं या आप मुझे देते हो, उसके बाद ना तो मेरा अधिकार होगा ना
आपका अधिकार होगा। अब भारत कह रहा है हमें वो गलती से गिफ्ट दे दिया था हमने, ठीक है, तो गलती से दिया हो चाहे कैसे भी दिया हो, लेकिन अब नहीं मिलेगा। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा, ठीक है। तो इसको लेने कौन आया था? नादिर शाह लेने आया। कहते हैं नादिर शाह का ना एक लड़का होता था, उसने कोहिनूर के हीरे के बारे में पढ़ा था। नादिर शाह के एक ही बेटा था, उसने जिद की कि पापा पापा मुझे हीरा चाहिए, ठीक है, और उन्होंने मुंह उठाया और चल पड़े भारत की ओर। और यहाँ पर आए ना तो मोहम्मद शाह रंगीला की ना जो सेना है ना, ये युद्ध अभ्यास कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा? युद्ध अभ्यास कर रही थी। तो देखो नादिर शाह तो तैयारी के साथ आया था ना, और मोहम्मद शाह रंगीला की सेना क्या कर रही थी? युद्ध अभ्यास कर रही थी, ठीक है। युद्ध अभ्यास में हम सारे अस्त्र शस्त्र साथ लेकर नहीं आते। युद्ध अभ्यास कभी तो ओनली तलवारों से होता है, कभी तोपों से होता है। एक दिन एक ही चीज का अभ्यास होता है। युद्ध नहीं कर रहे थे, युद्ध का क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। और इधर पूरी तैयारी से किसकी सेना आई? नादिर शाह ने ना बड़ी आसानी से किसको बंदी बना लिया? मोहम्मद शाह रंगीला को क्या बना लिया? बंदी बना लिया, ठीक है। और नादिर शाह ने कहा कि मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोला भाई मेरे को मार कर तेरे को क्या मिलेगा, ठीक है। बोला तेरे को क्या चाहिए? बोला कोहिनूर का हीरा। बोला भाई ले जा, ठीक है। वही बात है, मरता क्या न करता, ठीक है। बोला मेरे को ना मयूर सिंहासन चाहिए। बोला भाई वो भी ले जा, ठीक है। तू बैठा मैं बैठा, दोनों भाई एक ही बात है, ले जा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये है ना, तो मोहम्मद शाह रंगीला है ना, इसने सरेंडर कर दिया था और इसको कौन सा सिंहासन दे दिया? मयूर सिंहासन, क्योंकि उसके अंदर ही कौन सा हीरा जड़ा हुआ था? कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। और मोहम्मद शाह रंगीला को नादिर शाह से इसकी कोई दुश्मनी तो थी नहीं कि इसको मारता, तो वो है ना कोहिनूर का हीरा लेकर ना दोबारा कहां चला गया? ईरान चला गया। तो पेपर में आता है बेटा, किस युद्ध के बाद मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो गया? किस युद्ध के बाद मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो गया? तो ये करनाल का जो युद्ध है ना बेटा, इसके बाद मुगल शक्ति का क्या शुरू हो गया था? पतन। ये बहुत बार है, डबल अंडरलाइन करके लिख लो। किस युद्ध के बाद मुगल शक्ति का भारत से पतन होना शुरू हो गया? किस युद्ध के बाद मुगल शक्ति का? वैसे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही जो मुगल शासक थे वो क्या हो गए थे? कमजोर हो गए। लेकिन करनाल के युद्ध के बाद है ना, भारत से किसका पतन होना शुरू हो गया था? मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो गया। किस युद्ध के बाद भारत से मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो गया? तो कौन सा युद्ध था बेटा? करनाल का युद्ध था। कब हुआ था? 1739 में। किसके बीच में हुआ था? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में हुआ। युद्ध को किसने जीत लिया था? नादिर शाह। अपने साथ कौन सा हीरा ले गया? कोहिनूर का हीरा ले गया। कहते हैं वैसे कोहिनूर का हीरा है ना, ये अनलक्की हीरा बताया जाता है बेटा। जिसके पास भी रहा है ना उसका पतन हो गया, ठीक है। कहते हैं ये नादिर शाह ले गया और इसने अपने बेटे को गिफ्ट कर दिया। कौन सा हीरा? कोहिनूर का हीरा, ठीक है। ये ईरान लेकर अपने किसको गिफ्ट कर देता है? बेटे को। और मैंने बताया इसका कितने बेटे थे बेटा? और इसी की जिद पर ये क्या आया था? भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। पेपर में आता है ये जब भारत आया तो किस मुगल वंश का शासक था? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला ने ना 1719 में एक कर को बंद किया था जिसे बोलते हैं जजिया कर। तो जजिया कर को ये पेपर में आता है पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। 1719-20 में लिख लो जजिया कर को, ये आ चुका है 1719-20 में। जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। 1719-20 में जजिया कर को पूर्णतः समाप्त किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। जजिया कर को क्या कर दिया था? पूर्णतः समाप्त कर दिया था, ठीक है। जजिया कर को ना ये मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था। अगर शुरुआत पूछे ना जजिया की किसने की थी? 712 में मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। जजिया को शुरू किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था 712 ईस्वी में। और इसको 1719 में लगभग है ना 1000 साल तक भारत पर कौन सा कर चलता रहा था?
जजिया कर, बीच में अकबर ने बंद कर दिया, औरंगजेब ने इसे शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जजिया को शुरू करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। दोनों में मोहम्मद है, एक मोहम्मद बिन कासिम है और एक मोहम्मद शाह रंगीला। शुरू 712 में हुआ, समाप्त कब हुआ? 1719 में। याद रह जाएगा ना। अब कहते हैं नादिर शाह ने जाते ही वो हीरा किसको गिफ्ट कर दिया? अपने बेटे को। और कहते हैं हीरा इतना अनलकी था, इसके एक बेटे की कुछ टाइम बाद क्या हो गई? मृत्यु हो गई। फिर है ना नादिर शाह को लगा ये हीरा क्या है? अनलकी है। उसने ना अपने बेटे की कब्र के साथ इस हीरे को गड़वा दिया, लेकिन बाद में सैनिकों को पता चला तो उन्होंने इस हीरे को निकाल दिया और ये हीरा घूमता रहा था। एक पंजाब के, आप सुनते हो बेटा, ठीक है, पंजाब के लास्ट में तो महाराजा दलीप सिंह के पास था, लेकिन इससे पहले महाराजा रणजीत सिंह के पास। पंजाब के बहुत बड़े राजा हुए महाराजा रणजीत सिंह, जो पहले भारत मिसलों में बंटा हुआ था। सुकरचिया मिसल के सरदार होते थे महाराजा रणजीत सिंह, उनके पास भी कोहिनूर का हीरा था। लेकिन वर्तमान में कहां पर है? ये ब्रिटेन में है। तो कोहिनूर का हीरा क्या मानते हैं? अनलकी कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में गया तो ब्रिटेन वालों का भारत से क्या चला गया? राज चला गया। कहते हैं ये अनलकी है नहीं है वो तो पता नहीं, लेकिन जिसके पास भी गया भारत में उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। याद रह जाएगा ना। 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध। किसके बीच में? मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह। इस युद्ध को किसने जीता? और भारत से किस सत्ता का पतन शुरू हो गया? मुगल सत्ता का पतन शुरू हो गया। ठीक है, तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह है। तो रियल में पेपर में आया था नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, फ्रांस का शासक था। देखो उनको तो उपाधि मिली, रियल में नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहां का राजा था? फ्रांस का राजा था। ये आ चुका है बेटा। रियल में नेपोलियन का पूरा नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। ये कहां का राजा था? फ्रांस का राजा था। और 1804 में फ्रांस का क्या बना था? ये राजा बना था। लिख लो, नेपोलियन बोनापार्ट रियल में फ्रांस का राजा कब बना था? 1804 में राजा बना था। ये एचएसएससी ने, एसएससी ने कई बार पूछ लिया, नेपोलियन राजा कब बना फ्रांस का? 1804 में। नेपोलियन बोनापार्ट था कहां से बेटा? फ्रांस से था। ठीक है, देखो भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को पढ़ते हैं, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को पढ़ते हैं, हरियाणा का नेपोलियन हेमू को पढ़ते हैं। तो रियल में पता होना चाहिए नेपोलियन कहां से था। तो रियल में नेपोलियन का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट। कहां का राजा होता था? फ्रांस का राजा होता था। कब बना था फ्रांस का राजा? 1804 में बना था। और नेपोलियन के ना जीवन का अंतिम युद्ध आएगा वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध ये नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध था। और इसने कब लड़ा था? 1815 में। लिख लो, नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध। नेपोलियन के जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा होता था बेटा? वाटरलू का युद्ध। और कब लड़ा था नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध? 1815 में लड़ा था। रियल में नेपोलियन ने वाटरलू का युद्ध कब लड़ा था बेटा? 1815 में। और ये इसके जीवन का क्या था? अंतिम युद्ध था। ठीक है, तो एक है ना सिंपल सी बात है, नेपोलियन है ना ये एक छोटा सा शासक था और इसने बड़े बड़े देशों से क्या ले लिया था? पंगा ले लिया। और सबसे बड़ी खास बात थी कि नेपोलियन कभी हारा नहीं था। ठीक है, इसलिए जो इंसान हारता नहीं है ना तो उसका मनोबल क्या है? 7वें आसमान पर होता है। नेपोलियन कभी हारा नहीं था। कहते हैं इस चक्कर में ना एक फ्रांस मतलब एक छोटी सी कंट्री है, इसने रसिया से पंगा ले लिया। किससे पंगा ले लिया? छोटे छोटे देशों को जीतता गया और अचानक किसी बड़े देश पर क्या कर दिया? आक्रमण। किस पर आक्रमण कर दिया? और यहीं से नेपोलियन का क्या शुरू हो गया? पतन शुरू हो गया। कई बार है ना हम है ना बिल में हाथ डालते हैं। ठीक है, हम सोचते हैं वहां चूहा होगा। क्या होगा? किसी बिल में सांप हुआ तो सर्विस हो जाएगी। ठीक है, तो नेपोलियन ने ऐसा सोचा कि हर बिल में जहां जाता जीत आता बोला चूहा है,
वहां पर अजगर बैठा था, ठीक है, तो नेपोलियन को डस लिया, ठीक है। तो इसके जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा था? वाटरलू का युद्ध था, ठीक है। तो यहाँ करनाल का युद्ध समझ आ गया, कब हुआ था? 1739 ईस्वी में हुआ, ठीक है। अब बेटा धीरे धीरे है ना 1739 के मुगल क्या हो रहे थे? कमजोर हो रहे थे। तो 1756-57 आते आते ना जो हमारा हरियाणा था ना, इस पर ना मराठों ने अधिकार कर लिया। हरियाणा पर लिख लो, हरियाणा पर मराठों ने अधिकार कर लिया, लिख लो। 1756-57 में जैसे ही मुगल कमजोर हुए ना, तो हरियाणा पर किसने अधिकार? ये क्वेश्चन आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिखो। हरियाणा मराठों के अधीन कब हुआ था? 1756-57 में। कम से कम HSC ने 10 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। हरियाणा मराठों के अधीन कब हुआ था? 1756-57 में, लिख लो। हरियाणा मराठों के अधीन कब हुआ था? 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन हो गया था? मराठों के अधीन हो गया। कब की बात थी? 1756-57। किसके कमजोर होने के बाद? मुगलों के कमजोर होने के बाद हरियाणा पर किसने कब्जा कर लिया? मराठों ने कब्जा कर लिया, ठीक है। अब एक है ना, एक तारीख थी बेटा 14 जनवरी 1761। यहां पर होता है पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा युद्ध। पहला कब हुआ था बेटा? 21 अप्रैल 1526। किसने जीता था? बाबर ने। दूसरा हुआ था नवंबर 1556। किसने जीता था? अकबर ने। तीसरा हुआ 14 जनवरी 1761 को। ये इसे बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ये युद्ध हुआ था बेटा अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में। यही HSC सबसे ज्यादा पूछती है। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। और कहते हैं मराठों की ओर से नेतृत्व कर रहा था सदा शिव राव भाऊ। इसी ने ना बेटा एक मंदिर है थानेसर में जिसे हम स्थानेश्वर का मंदिर कहते हैं। कौन सा मंदिर कहते हैं? स्थानेश्वर का शिव पार्वती मंदिर। इसका निर्माण मैंने बताया था किसने करवाया था बेटा? पुष्य भूति ने करवाया। और इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सदा शिवराव भाऊ ने करवाया। एक श्री शनि और शिव मंदिर है पानीपत में, वो भी पूछा गया था। तो थानेसर का मंदिर का मतलब थानेसर का पुराना नाम क्या था? स्थानेश्वर। तो स्थानेश्वर का शिव मंदिर किसने बनवाया था? जब मैंने पुष्य भूति वंश पढ़ाया था तो अच्छे से करवाया था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पुष्य भूति ने। और पुनर्निर्माण किसने करवाया? सदाशिवराव भाऊ। और सदाशिवराव भाऊ क्या था? एक मराठा होता था। क्या होता था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुआ था? मराठों के बीच में। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 में। इस युद्ध में ना अहमद शाह अब्दाली की क्या हुई थी बेटा? जीत हुई थी। और मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। लिख लो। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की क्या हुई थी? हार हुई थी। लिख लो। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। और इसीलिए HSC पूछती है बेटा 14 जनवरी को कौन सा दिन होता है हरियाणा में? मराठा शौर्य दिवस। लिख लो। हरियाणा में 14 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मराठा शौर्य दिवस मनाया जाता है। लिख लो। हरियाणा में आ चुका है ये क्वेश्चन। 14 जनवरी को मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल लेना। 14 जनवरी को हरियाणा में
कौन सा दिवस होता है मराठा शौर्य दिवस होता है? लिख लो 14 जनवरी को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है? तो 14 जनवरी को हरियाणा में कौन सा दिवस होगा बेटा? मराठा शौर्य दिवस। कब होता है मराठा शौर्य दिवस? 14 जनवरी को हरियाणा में कौन सा दिवस होता है? मराठा शौर्य दिवस। कहते हैं इस युद्ध में मराठों का क्या बहा था? खून बहा था, इसलिए मराठा शौर्य दिवस होता है। और कहते हैं ये युद्ध जिस जगह हुआ ना, उस जगह का नाम है काला अम्ब। लिख लो, ये पेपर में आता है पानीपत का तीसरा युद्ध किस जगह लड़ा गया? तो उस जगह का नाम है काला अम्ब। ये HSSC ने 7 से 8 एग्जामों में पूछा है। लिख लो, पानीपत का तीसरा युद्ध प्रॉपर किस जगह लड़ा गया? तो उस जगह का नाम क्या रहेगा बेटा? काला अम्ब। कौन सी जगह रहेगी वो? काला अम्ब रहेगी। ठीक है, अब मैं इसकी एक हकीकत बताता हूं बेटा। आम का पेड़ कभी काला नहीं होता। आम का पेड़ कैसा होता है? हरा होता है। कोई भी पेड़ होता है बेटा कैसा होता है? हरा होता है। कहते हैं इस युद्ध में ना अहमद शाह अब्दाली के सैनिकों के द्वारा मराठों का इतना खून बहा था कि वो हरा पेड़ था ना, वो क्या हो गया? काला हो गया। ठीक है, कोई भी पेड़ हरा है ना, ठीक है, और वो खून से लथपथ होकर क्या हो गया था? काला। तो काला अम्ब, ये पेपर में 1000 बार कम से कम HSSC पूछेगी, काला अम्ब कहां पर रहेगा? पानीपत में। तो पानीपत का तीसरा युद्ध प्रॉपर किस जगह लड़ा गया? काला अम्ब। कब युद्ध हुआ? 14 जनवरी 1761। इस युद्ध के बाद है ना, कहते हैं भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया। इस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया। लेकिन हरियाणा है ना, वो फिर भी किसके कब्जे में था? मराठों के कब्जे में था। हरियाणा मराठों के कब्जे में ना कब तक रहेगा? 1803 तक रहेगा। लिख लो, इस युद्ध के बाद भारत से, इस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया। लिख लो, इस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का क्या हो गया? पतन हो गया। इस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का क्या हो गया बेटा? पतन हो गया। लेकिन हरियाणा फिर भी किसके कब्जे में था? मराठों के कब्जे में था। तो हरियाणा मराठों के अधीन हुआ कब था? 1756-57। और कब तक हरियाणा मराठों के अधीन रहा? 1803 तक हरियाणा किसके अधीन रहेगा बेटा? मराठों के अधीन रहेगा। 1756-57 से 1803 तक हरियाणा किसके अधीन रहेगा? मराठों के अधीन रहेगा। मराठों के अधीन हुआ कब था? 1756-57। कब तक रहा? 1803 तक रहा। किस युद्ध के बाद भारत से मराठा शक्ति का पतन हो गया? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद। पेपर में आया था बेटा, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ? देवी तालाब के शिव मंदिर का। ये डायरेक्ट यही लैंग्वेज थी बेटा। HSSC ने पूछा, इंपोर्टेंट में डाल लेना, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। लिख लो, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ था? देवी तालाब के शिव मंदिर का। लिख लो, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ? देवी तालाब के शिव। ये कोई मराठा सरदार था बेटा, रघुनाथ, रघुनाथ जी द्वारा बनाया गया था। लिख लो, ये मंदिर मराठा सरदार रघुनाथ जी के द्वारा बनाया गया था। लिख लो, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ? तो देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ। देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा बेटा? पानीपत में रहेगा। किसने बनाया था ये मंदिर?
मराठा सरदार रघुनाथ जी ने इस मंदिर का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। याद रह जाएगा ना, कौन सा मंदिर बना था, देवी तालाब का शिव मंदिर बना था। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण हुआ, देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ। ठीक है, एक देवी तालाब का शिवालय आए तो रोहतक में है बेटा, देवी तालाब का शिवालय, देवी तालाब का शिवालय, शिवालय आए तो कहां पर है बेटा, रोहतक में रहेगा। लिख लो, देवी तालाब का शिवालय आए ना तो कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। लिख लो, देवी तालाब का शिवालय आए ना तो देवी तालाब का शिवालय कहां पर रहेगा, रोहतक में रहेगा। और देवी तालाब का शिव मंदिर कहां पर रहेगा, पानीपत में देवी तालाब का क्या रहेगा, शिव मंदिर रहेगा। याद रह जाएगा ना, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ, 14 जनवरी 1761 को मराठों और अफगानों के बीच में। अफगानों का नेतृत्व किया अहमद शाह अब्दाली ने और मराठों का नेतृत्व किया सदाशिवराव भाऊ ने। और इस युद्ध के बाद भारत से किस शक्ति का पतन हो गया, मराठा शक्ति का। लेकिन हरियाणा मराठों के अधीन कब तक रहा, 1803 तक रहा। 1803 में ना बेटा एक संधि होती है जिसे बोलते हैं हम सुरजी अंजन गांव की संधि। कौन सी संधि बोलते हैं, सुरजी अंजन गांव की संधि। ठीक है, ये हुई थी बेटा अंग्रेजों के बीच में और मराठों की तरफ से करने वाले थे दौलत राव सिंधिया। ठीक है, और सुरजी अंजन गांव है ना, ये हरियाणा का नहीं है बेटा, महाराष्ट्र का गांव है। सुरजी अंजन गांव कहां का रहेगा, महाराष्ट्र का। लिख लो, कौन सी संधि हुई थी, 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में। लिख लो, 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में। लिख लो बेटा, 1803 में अंग्रेजों और मराठों के बीच में कौन सी संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। ये पेपर में आ चुका है बेटा, अंग्रेजों और मराठों के बीच में कौन सी संधि हुई थी, सुरजी अंजन गांव की संधि हुई थी। सुरजी अंजन गांव कहां का रहेगा बेटा, महाराष्ट्र का गांव है। कौन सी संधि हुई थी, 1803 में। ठीक है, और इस सुरजी अंजन गांव की संधि को मराठों की ओर से किसने किया था, दौलत राव सिंधिया। और अंग्रेजों की ओर से था जनरल लेक। कौन था बेटा, जनरल लेक। अंग्रेजों की ओर से जनरल लेक था और मराठों की ओर से कौन था, दौलत राव सिंधिया। इस संधि के तहत क्या हुआ बेटा, दौलत राव सिंधिया ने ना जो हरियाणा है ना, इसको किसको बेच दिया, मतलब मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया, अंग्रेजों ने। मराठों ने, लिख लो, हरियाणा को बेच दिया। और किसके हाथों बेच दिया बेटा, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। लिख लो, इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। लिख लो, इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। लिख लो, इस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को किसको बेच दिया, अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। तो ये संधि कब हुई थी बेटा, 1803 में हुई थी। ठीक है, देखो हरियाणा पर मराठों का अधिकार कब था, 1756-57 में। 1803 में ना हरियाणा को मराठों ने क्या कर दिया, बेच दिया। किसको बेच दिया, अंग्रेजों को बेच दिया। किस संधि के तहत बेच दिया, सुरजी अंजन गांव की संधि के तहत बेच दिया। कोई छोटी सी अमाउंट ली और हरियाणा को किसको दे दिया, क्योंकि भारत से मराठा शक्ति का पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद ही पतन हो गया। हरियाणा पर थोड़े से हिस्से पर किसका अधिकार था, मराठे। तो मराठे भारत से जा रहे थे ना, तो जाते जाते है ना इन्होंने किसको बेच कर चले गए, हरियाणा को। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा, 1805 में ना
1805 में अंग्रेजों ने, लिख लो, अंग्रेजों ने हरियाणा के 2 टुकड़े कर दिए। अंग्रेजों ने हरियाणा के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े आधिकारिक रूप से, लिख लो। 1805 में आधिकारिक होता है ऑफिशियल रूप से, आधिकारिक लिख लो, आधिकारिक रूप से हरियाणा को कितने टुकड़े कर दिए बेटा? 2 टुकड़े कर दिए 1805 में, लिख लो। अंग्रेजों ने, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम में, सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन बना था, अंग्रेजों ने हरियाणा के 2 टुकड़े कब कर दिए? 1805 में कर दिए। 1803 में हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का हो गया ना, मराठों ने तो बेच दिया था। मराठों के किस सरदार ने बेचा था? दौलत राव सिंधिया ने बेच दिया था। अब 1803 में मराठों से हरियाणा किसके अधीन हो गया? अंग्रेजों ने। अब अंग्रेजों के अधीन हो गया तो अंग्रेजों ने ना हरियाणा के कितने टुकड़े कर दिए बेटा? 2 टुकड़े कर दिए। ठीक है, एक टुकड़ा है ना, ठीक है, एक टुकड़ा तो इन्होंने खुद रख लिया। क्या कर लिया बेटा? खुद रख लिया, और खुद को बोलते हैं ये ब्रिटिश ईस्ट, ठीक है, क्या बोलते हैं? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC बोलते हैं। एक टुकड़ा तो कंपनी ने खुद रख लिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC बोलते हैं, जिसकी स्थापना सन 1600 में हुई थी। एक टुकड़ा तो इन्होंने खुद रख लिया, और एक टुकड़ा उन राजाओं को दे दिया जो किसकी मदद करते थे? अंग्रेजों की मदद करते थे। हरियाणा को कितने टुकड़ों में बांटा बेटा? 2। एक टुकड़ा किसने रख लिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रख लिया, और दूसरा टुकड़ा है ना, उन राजाओं को दे दिया जो किसकी सहायता किया करते थे? अंग्रेजों की सहायता किया करते थे। लिख लो, एक टुकड़ा अंग्रेजों ने खुद रख लिया, और एक टुकड़ा उन राजाओं को दे दिया जो अंग्रेजों की क्या किया करते थे? सहायता किया करते थे। एक टुकड़ा खुद रख लिया, और एक उनको दे दिया जो अंग्रेजों की क्या करते थे? सहायता करते थे। याद रह जाएगा ना। तो ये घटना कब की चल रही है? 1805 की चल रही है। 1803 में अधिकार हो गया। अब बात आती है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम आया 1809-10 का। कब का टाइम आया? 1809। लिख लो, हरियाणा पर, वेरी गुड, हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लिख लो, हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। लिख लो, 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1809-10 में हरियाणा पर पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1809-10 में हरियाणा में पूर्ण रूप से किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कराता हूं। 1756-57 में हरियाणा किसके अधीन हुआ? मराठों के अधीन। 14 जनवरी 1761 को कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का। इस युद्ध के बाद है ना, भारत से तो मराठा शक्ति का पतन हो गया, लेकिन हरियाणा स्टिल किसके अंडर था? मराठों के अंडर था। तो 1803 में एक संधि होती है, सुरजी अंजन गांव की संधि। ये महाराष्ट्र का गांव है। इस संधि के तहत है ना, मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। ठीक है, और ऑफिशियल रूप से अंग्रेजों ने हरियाणा के कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े। कब किए? 1805 में ऑफिशियल रूप से कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा किसके पास रखा? खुद अंग्रेजों ने रख लिया, और दूसरा टुकड़ा किसको दे दिया था बेटा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद रखकर दूसरा उन राजाओं को दे दिया जो अंग्रेजों की क्या करते थे? सहायता करते थे। याद रह जाएगा ना। ठीक है, एक हिस्सा खुद रख लिया, एक अंग्रेजों ने उनको दे दिया
जो अंग्रेजों की क्या करते थे, सहायता। अब कब की बात है, 1809-10 आते आते ना पूर्ण रूप से हरियाणा किसके अधीन हो गया, अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब देखो, जब हरियाणा बेटा मराठों के अधीन था ना, जब हरियाणा किसके अधीन था, मराठों के अधीन था ना, तो हरियाणा में क्या नहीं हुए, विद्रोह नहीं हुए, क्योंकि मराठों ने ना कभी हरियाणा के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। ठीक है, एक बार एचएससी ने क्वेश्चन पूछा, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ, ऑप्शन में था, देखो एक सुनो, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ, मराठों के, अंग्रेजों के, निजामों के, या इनमें से नहीं। तो हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ, निजामों के अधीन नहीं हुआ। निजाम बनते थे बेटा हैदराबाद में। ये एचएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ, लिख लो, निजामों के अधीन नहीं हुआ। हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ था, निजामों के अधीन। इंपॉर्टेंट डाल के लिखना बेटा इस क्वेश्चन को, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ था, निजामों के अधीन नहीं हुआ था। लिख लो, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ था बेटा, निजामों के अधीन नहीं हुआ। हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ था, निजामों के अधीन हरियाणा कभी भी नहीं हुआ था। निजाम कहां पर बनते थे बेटा, हैदराबाद के जो शासक होते थे ना, वो उन्हें क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद के निजामों ने क्या किया था, स्वीकार। सहायक संधि 1798 में वेलजली ने शुरू की थी, वो जो मैं कभी करवाऊंगा जब 1857 की क्रांति तब बताऊंगा। ठीक है, तो ये सहायक संधि है ना, एक ऐसी संधि थी जिसमें अंग्रेजों की सेना होगी, वो भारतीय राजा के दरबार में रहेगी और उसका सारा खर्चा कौन उठाएगा, भारतीय राजा उठाएगा, और बदले में वो भारतीय राजा की क्या करेगी, सहायता करेगी। ठीक है, तो इतना याद कर लेना, हरियाणा कभी भी किसके अधीन नहीं हुआ, हरियाणा कभी भी निजामों के अधीन नहीं हुआ। हरियाणा जब मराठों के अधीन था ना, तो मराठे क्या थे बेटा, शांति प्रिय थे, उनके टाइम में हरियाणा में कभी भी विद्रोह नहीं हुआ। अब हरियाणा है ना पूर्ण रूप से अंग्रेजों के कब्जे में कब गया, 1809-10। जैसे ही ना हरियाणा अंग्रेजों के कब्जे में गया ना, तो हरियाणा में क्या हुए बेटा, विद्रोह होने लगे। लिख लो, जैसे ही हरियाणा मराठों से अंग्रेजों के अधीन हुआ, तो हरियाणा में क्या शुरू हो गए, विद्रोह शुरू हो गए। लिख लो, जैसे ही हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ, जैसे ही हरियाणा अंग्रेजों के अधीन हुआ, तो हरियाणा में क्या शुरू हो गए बेटा, विद्रोह शुरू हो गए। हरियाणा पर क्या शुरू हो गए, विद्रोह शुरू हो गए। उसी कैटेगरी में ना, जैसे आप सुनते हो बेटा, एक पूछा जाएगा किसान विद्रोह हुआ, जींद विद्रोह हुआ, जींद विद्रोह हुआ, रानिया विद्रोह हुआ, रानिया विद्रोह हुआ, छछरौली विद्रोह हुआ, बनावाली विद्रोह हुआ। ठीक है, लाडवा विद्रोह हुआ। ठीक है, लिख लो, जैसे ही हरियाणा किसके अधीन हुआ बेटा, अंग्रेजों के अधीन हुआ, तो प्रमुख विद्रोह कौन कौन से हुए, किसान विद्रोह, जींद विद्रोह, रानिया विद्रोह, छछरौली विद्रोह, ठीक है, बनावाली विद्रोह, लाडवा, एक कैथल विद्रोह। एक कौन सा विद्रोह, कैथल विद्रोह। ठीक है, तो हरियाणा जब मराठों के अधीन था, तो हरियाणा में क्या नहीं हुए थे, विद्रोह नहीं हुए। लेकिन हरियाणा है ना, जैसे ही किसके कब्जे में चला गया बेटा, अंग्रेजों के कब्जे में चला गया, तो हरियाणा में क्या होने लगे, जगह जगह विद्रोह होने लगे। हरियाणा में क्या होने लगे, जगह जगह विद्रोह होने लगे। याद रह जाएगा ना। ठीक है, कौन कौन से विद्रोह हुए, किसान विद्रोह, जींद विद्रोह, रानिया विद्रोह, छछरौली विद्रोह, बनावली विद्रोह, लाडवा विद्रोह, कैथल विद्रोह। ठीक है, मराठों ने कभी भी हरियाणा पर क्या नहीं किया था,
अत्याचार नहीं किया। लेकिन अंग्रेजों के कब्जे में आते ही अंग्रेजों ने अपना रूप दिखाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। और हरियाणा में क्या हुए, विद्रोह। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ बेटा? 14 जनवरी 1761। किसके बीच में हुआ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ। ये युद्ध हुआ बेटा, कड़ाके की ठंड थी। जनवरी महीने में ना हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है, तो अफगानी तो आए थे तैयारी के साथ, और हरियाणा वाले है ना तलवार उठाए तो कैसे उठाए, ठंड लग रही थी, कोई कंबल ओढ़ रहा था, कोई कुछ ओढ़ रहा था, ब्लैंकेट इतने खतरनाक थे नहीं उस टाइम में। अब कोई वो खुद का बचाव करे या सर्दी से बचाव करे, ये मराठों की हार का सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, अदरवाइज मराठे कोई कम शक्तिशाली नहीं थे कि अहमद शाह अब्दाली से ये कम शक्तिशाली थे। दिक्कत ये हो गई कि वो ठंड में आ गए। ठीक है, और ठंड में ना नहाने से पहले ना आधा घंटा तो ये मतलब पानी स्टेबल करने में लग जाता है। कभी पानी ज्यादा ठंडा हो जाएगा, कभी ज्यादा गर्म हो जाएगा। इक्विवेलेंट करने में नहाने में आधा घंटा लग जाता है ठंड में। तो मराठे नहा रहे थे, इतने युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, कोई नहा धो कर युद्ध लड़ेगा, ऐसे थोड़ी जाएगा युद्ध लड़ने। ठीक है, वो नहा रहे थे, पानी गर्म करने में आधा घंटा लग गया। तो अहमद शाह अब्दाली ने ना, उसको पता था कि भारतीय है ना, देखो विदेशी जब आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं ना, उनको पता होता है कि भारतीयों की कमी क्या है, किस टाइम पर ये कमजोर होते हैं, किस टाइम पर ये ताकतवर होते हैं। तो विदेशी उस टाइम अटैक करेंगे जिस टाइम हम सबसे ज्यादा क्या थे, कमजोर थे। ठीक है, तो ये प्रमुख विद्रोह कल है ना, इन विद्रोह की हम डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ, और उस विद्रोह में किसकी जीत हुई थी, और उस विद्रोह में किसकी हार हुई थी। याद रह जाएगा क्या? बता दो, आज वाला समझ आया कि नहीं आया? झूठ मत बोलना।